नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गज केसरी योग। क्या ये योग जितने भी वैदिक क्लासिकल बुक में दे रखे हैं और डॉक्टर बी रमन जी ने 300 योगा लिख रखा है। और वैसे देखा जाए तो बहुत सारे योग होते हैं। तो मैं चर्चा करूँगा आज गज केसरी योग पे। गज केसरी योग बनता कैसे है? वैसे लॉजिक तो जो दिया है ठीक है कि चंद्रमा से केंद्र में गुरु महाराज हो। चंद्रमा से केंद्र में गुरु महाराज हो तो चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु महाराज हो। त्रिकोण की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, किसी अनुभव से कह रहा हूं आपको मैं। तो चंद्र से त्रिकोण में हो या चंद्रमा से केंद्र में गुरु महाराज स्थित हो तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। या चंद्रमा और गुरु महाराज एक ही राशि में बैठ जाए, युति में हो, तो भी गजकेसरी योग कहलाता है। ये तो हो गया एक गजकेसरी योग का। दूसरा मैं बताता हूं, आप लगा के देखना, हजारों कुंडली में लग जाएगा। चंद्रमा किसी लग्न कुंडली में किसी भी भाव में स्थित हो, जैसे ग्रहों का योग, एक मेरी बात सुनिएगा, ये याद रखिए, ये लग्न कुंडली के साथ में चंद्र कुंडली वो चलित कुंडली में देख लीजिएगा। यदि चंद्रमा गुरु आगे पीछे हो गए तो आपके सारे भंग हो गए। वो मान लो चंद्रमा से केंद्र में, मान लो चंद्रमा से 10th हाउस में गुरु है, वो गुरु चलित कुंडली में 11वें भाव में चला गया। कहाँ चला गया? 11वें भाव में। तो गजकेसरी नहीं रहेगा, है ना। तो चलित कुंडली जरूर देखना उसमें। तो एक मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, आप 1000 के 10,000 1,00,000 कुंडली भी लगा के देख लेना। जो दो नहीं बताऊंगा मैं आपको, कि यदि चंद्रमा किसी भी भाव में स्थित हो, वो गुरु किसी भी अदर भाव में स्थित हो, कोई त्रिकोण में नहीं हो, कोई केंद्र में नहीं हो, कैसे भी उल्टे सीधे हो, 6-8 में हो ना 8-12 में हो, कुछ भी हो, यदि उनका डिग्री डिफरेंस 3 डिग्री 20 मिनट या 3 डिग्री 20 मिनट से कम, 0 डिग्री तक हो, वो स्ट्रॉन्ग गजकेसरी योग होता है। कंपेयर कि चंद्रमा से केंद्र में गुरु है और चंद्रमा गुरु की युति है। चंद्रमा और गुरु की युति में वो इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं देगी यदि उनके नक्षत्र अलग अलग है, मगर दोनों के नक्षत्र स्वामी एक हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग कंजक्शन कहलाएगा। एक दूसरा है, यदि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी गुरु हो, वो गुरु का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हो, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी गुरु हो एंड गुरु का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हो, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट गजकेसरी योग देता है। मगर कभी कभी गजकेसरी योग वाले भी स्ट्रगल करते हैं। उनको गजकेसरी का जो बेनिफिट मिलता है ना, या 1.5 आयु के बाद ही मिलता है। 35-36 साल की आयु के बाद ही गजकेसरी योग का मैंने ऑब्जर्व किया है, निर्माण का। गजकेसरी योग वगैरह, हाँ, गजकेसरी योग का तो मैंने लेट ही किया है इसको ऑब्जर्व। वो नक्षत्र है कि गुरु ने क्या नक्षत्र ले रखा है, चंद्रमा ने क्या नक्षत्र ले रखा है। यदि गुरु शनि का नक्षत्र पकड़ ले तो वो लेटर एज में देता है। गुरु यदि शनिमा के नक्षत्र ले लेता है तो 36 से
41 साल में आपको उठा के ले जाएगा, गज केसरी योग का रिजल्ट देगा। मैं बता देता हूँ, अब चलो अब याद आई गया मुझे तो बता देता हूँ। यदि चंद्रमा को एग्जिटी देने दो, चंद्रमा को छेड़ाछेड़ी मत करो। मैं तो जो गज केसरी योग बन रहा है तो उस गुरु के बारे में बात करो। यदि गुरु का नक्षत्र स्वामी गुरु हो तो 16 से 21 साल की आयु में आपको बहुत सारी प्राप्ति दे देगा। एजुकेशन तो देगा, सही स्ट्रॉन्ग एजुकेशन देगा, बहुत अच्छी एजुकेशन देगा। एजुकेशन मामले में 16 से 21 साल की आयु बहुत गजब। फाइनेंशियल तौर पे भी कभी कभी है। और मैं तो आजकल नए लड़कों को देख रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं, 17-18 साल के लड़के। तो ये क्या है? ये गुरु की उम्र है। कौन सी? 16 से 21 साल की आयु। अब 16 से 21 साल की आयु में क्रिप्टो में काम करने वाले या स्टॉक मार्केट में काम करने वाले पैसे लाभ कमा रहे हैं, उनका गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब पैसा कमा रहे हो। 16 से 21 में एक्टिव। अब मान लो गुरु का नक्षत्र स्वामी सूर्य हो गया, तो आपको गज केसरी के परिणाम वो सूर्य की दशा में तो देगा ही सही। सूर्य की दशा कैसी रहेगी, मगर सूर्य की दशा में भी वो प्रॉमिस करेगा देने का आपका। यदि सूर्य ने, मैं उम्र के हिसाब से काउंट कर रहा हूं, तो गुरु 16 से 21 साल की आयु में देगा, फिर उधर 56 से 60 साल की आयु में आपको टॉप पोजीशन बना देगा। अब मैं चल रहा हूँ 56 से, अब मैं 55 में शायद कंप्लीट हो गया, हाँ होने में। तो जैसे मैं गुरु के उस पीरियड में इंटर करूंगा तो मेरा गुरु कौन है? दशमेश, सप्तमेश, 5th हाउस में बैठा हुआ है। शुक्र से कंजक्ट, मरकरी से कंजक्ट, सन से कंजक्ट, मिथुन लग्न है। बुध मेरा लग्नेश चतुर्दश होके पंचम में है। शुक्र मेरा खुद का है 5th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड। गुरु ने मंगल का नक्षत्र ले रखा है। मंगल मेरा 6th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो मेरे को रिसर्च फील्ड में गुरु महाराज की वजह से हुआ, क्योंकि नक्षत्र उन्होंने मंगल का ले लिया और वो 8वें भाव में मंगल बैठ गया। और मंगल 8वें भाव में, चाहे 6ठे भाव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मंगल वैसे 8वें भाव में बैठता है तो बहुत आपको ओकल्ट देता है, बलवान बनाने की चेष्टा करता है, आपके मूलाधार चक्र में एनर्जी पैदा करने की कोशिश करेगा, मूलाधार चक्र में। मगर इसके दुष्परिणाम ये रहता, मंगल वहाँ 8वें भाव में जल तत्व राशि होती है वैसे नेचुरल, वहाँ पाइल्स वगैरह इसकी बीमारी देगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि गुरु सूर्य का नक्षत्र ले तो 22-23 साल की उम्र में आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देगा। और गुरु यदि चंद्र का ले नक्षत्र तो 24-25 साल में तो आपको देगा ही सही। तो चंद्रमा की दशा में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और यदि गुरु शुक्र का नक्षत्र ले 25 से 27 साल की आयु में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारी लड़की कुंडली में देखे, ऐसे योग देखे, उनका विवाह 25 से 27 में हुआ। गुरु ने शुक्र का नक्षत्र पकड़ रखा था, 25-27 साल में शादी हुई उनकी, 25.5 साल की आयु के बाद हुई। क्योंकि गुरु क्या है, शुक्र के साथ में होने के बाद थोड़ा सा आदि के शत्रु है ना गुरु शुक्र। तो आदि जो पीरियड है 25-27 और उसका आधा करेंगे 25.5 के बाद ही शादी होती है। जब गुरु शुक्र का कंजक्शन होता है ना, विवाह की बात चलती है ना, गुरु का संबंध शुक्र से कैसे भी हो तो विवाह की बात चलती है, तो आप हमेशा यही है लिख लीजिए
पेटेंट है, मेरा खुद का रिसर्च है, 25.5 साल की आयु के पहले शादी हो ही नहीं सकती, कितनी भी कोशिश कर लो। मगर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की कंसिडर करना पड़ता है, नक्षत्र को भी देखना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यदि गज केसरी योग का निर्माण गुरु का नक्षत्र शुक्र है तो 25 से 27 साल में आपको बहुत अच्छा दे देगा। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे चंद्रमा से गुरु 11वें भाव में, ठीक है ना। तो मेरे गुरु ने मंगल का नक्षत्र ले रखा है, तो मंगल की जो उम्र होती है वो होती है 28 से 31 साल, 28 से 31 साल। तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट दिए 28 से, क्योंकि मैं यहाँ 95 में मेरी शादी हुई, तो स्ट्रगल में तो थे ही हैं, वो जॉब में, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में हैं थे, मैं तो था, चलो BRS ले लिया मैंने, जो भी है। मगर वो पीरियड हमारा बहुत अच्छा रहा, हम उसमें प्रॉपर्टी आई, हम मंगल का नक्षत्र है पकड़ रखा ना जुपिटर ने। तो उस समय में मेरे को 24 से 28 साल की उम्र में, 28 से 32 साल की उम्र में मैंने 2-3 प्रॉपर्टी करी थी। मंगल भूमि कारक है ना, और चंद्रमा से की, और मंगल कहाँ बैठा हुआ, मकर राशि में बैठा हुआ, एक्सेलरेटेड होके, और डिग्री वाइज भी काफ़ी एक्सेलरेटेड है। जो एक्सेलरेटेड का जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आके टिका हुआ है। तो मंगल का यदि गुरु मंगल का नक्षत्र लेगा तो 28 से 31 साल में आपको उत्थान देगा। ठीक है ना। और यदि गुरु ने बुध का नक्षत्र लिया तो 32 से 35 एज में देगा आपको। क्या देगा? 32 से 35 एज में देगा, जो भी लेना है उसको। और यदि गुरु ने शनि का नक्षत्र लिया तो 36 से 41। यदि गुरु ने राहु का नक्षत्र लिया तो 42 से 47 एज तक टॉप ले जाएगा आपको। और केतु का नक्षत्र लिया तो 48 से 54 बेस्ट। और बाकी उसके बाद गुरु का बता ही दिया 54 से 60। ये साइकिल होती है वैसे 120 साल की साइकिल है। 108 साल की साइकिल है या 120 की? 120 की है, 120 की साइकिल है। 120 ईयर की साइकिल है। तो साइकिल में थोड़ा सा चेंज आता है जब सेकंड साइकिल लेते हैं। जैसे हम योगिनी दशा, योगिनी क्या, मैं किसकी दशा की बात कर रहा हूँ, मैं इसी दशा की थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा। उस दशा में कुछ अलग ढंग से देखना पड़ता है। वो क्या, वो योगिनी दशा ही रहती है शायद मेरे साथ। हाँ, योगिनी दशा 36 साल की रहती है ना। तो 36 साल के बाद में 36 साल की योगिनी, अब 36 साल की आयु के बाद, जैसे मान लो 1 से 36 साल की आयु आप योगिनी दशा से देख लोगे, और 36 से जब आगे की वापिस आप योगिनी दशा देखने जाओगे तो आपको नियम को चेंज करना पड़ेगा, एक नक्षत्र आगे लेना पड़ेगा, कुछ उसमें एक है। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई एक चरण, एक नक्षत्र आगे कैसे लेना हो, किस तरह से 36 से 72 साल की उम्र में आपको प्रिडिक्ट करना, फिर 72 से 36 साल में फिर आपको और क्या लेना है। तो उसके ऊपर मैं एक दिन योगिनी दशा के ऊपर मैं आपको बता दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये साइकिल हुआ, इस तरह से रिजल्ट देते हैं। दूसरी चीज़ है चंद्रम, जिसके गज केसरी योग है। ये छोटे गज का मतलब हाथी होता है, जानवरों में सबसे बड़ा हाथी है, वजन में ले लो, किसी में भी ले लो। तो जो ऐसे लोगों का होता है, एक तो क्या है, वो पैसे का तो ध्यान रखते हैं बहुत, मिथ्यावादी तो बहुत होता है।
फालतू फालतू खर्चा नहीं करेंगे। और जहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बात आएगी वो प्रॉफिटेबल है, उनको लग रहा है यहाँ प्रॉफिटेबल है। जहाँ 2 लाख लगाने वहाँ 50 लाख लगा देंगे। टीवी लानी है उनको 35 इंच की, सोच के गए घर पे 35 इंच की। घर वालों के साथ सबसे चर्चा हो गई बैठ के, कितने इंच की लानी, 35 इंच की लानी, 32 इंच की लानी। वो दुकान पे गए, वो 70 इंच की उठा के ले आएंगे। लेने गए मारुति 800, उठा के ले आए बेलूना। ये लोग इस तरह से करते हैं। मकान खरीदना छोटा बड़ा नहीं, बड़ा 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 मकान लेंगे। लैंड भी देखेंगे कि यार मेरी कार पार्किंग भी हो जाए, इसके अंदर वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। यदि गुरु ने शुक्र का नक्षत्र लिया तो वो क्या करेगा कि आपकी लग्जरी जो चीजें है घर के अंदर, इसके अंदर घर के अंदर यदि गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, वो गुरु ने शुक्र का नक्षत्र लिया तो घर के अंदर जो भी चीजें आएगी, एक तो पहली बात है वो आदमी लग्जरी चीजों में कभी वो बड़ा हाथ मारेगा, वो बड़ी लग्जरी जिंदगी जिएगा। गज केसरी योग में एक तो धन की तो मैं बात नहीं करता हूँ, मैं तो कार्य की बात करता हूँ, कर्म की बात करता हूँ। धन ये लक्ष्मी योग वगैरह ये सब बेकार की बातें हैं। मैं तो गज केसरी योग की बात बता रहा हूँ, नॉर्मल जो लॉजिकली है, और मेरे अनुभव की बात बता रहा हूँ, मैं कई किताबों की बात नहीं बता रहा हूँ। तो यदि गुरु ने शुक्र का नक्षत्र लिया तो क्या होगा, वो लग्जरी चीजों पे कार, ये घर मकान, बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट का काम करेगा, ये करेगा, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट होंगे उसके, इस तरह का। वो यदि गुरु ने राहु का नक्षत्र ले लिया, क्या ले लिया, गुरु ने राहु का नक्षत्र ले लिया, वो जो आदमी उनकी कुंडली में, ओरिजिनल कुंडली में उनका गुरु से राहु का कहीं संबंध हो, गुरु ने राहु का ही तो संबंध हो ही गया है ना, तो ऐसे आदमी नशा करते हैं। क्या करते हैं, नशा करते हैं। गुरु राहु का किसी कुंडली में आपस में संबंध हो, वो गुरु या गुरु राहु का नक्षत्र ले ले, ऐसे आदमी नशे के आदी रहते हैं। वो नशा भी करेंगे, वो गुरु के साथ में यदि शुक्र जुड़ जाए, गज किसी को निर्माण तो हो रहा, तो साथ में शुक्र भी ऐड हो गया, शुक्र की डिग्री भी पास में आ गई, 3 डिग्री 20 मिनट के तीनों प्लैनेट के बीच में, और गुरु ने राहु का नक्षत्र पकड़ लिया। ऐसे आदमी जो भी नशे की चीज लेंगे बहुत बेस्ट क्वालिटी की लेंगे। ये मेरा जीवन का अनुभव बता रहा हूँ मैं। हजारों लोगों की मैंने इंग्लिश वाइन पीते हुए, इनको ब्राउन शुगर या जो स्मैक वगैरह जो महंगी जो आती है, काफ़ी केस हैंडल किए मैंने। यदि गुरु केतु का नक्षत्र ले ले, क्या करवाएगा, आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएगा। बहुत बड़ा आध्यात्मिक इंसान बना देगा आपको। गज केसरी योग निर्माण में यदि गुरु केतु का नक्षत्र लेता है, गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, मित्र राशि में है, चाहे नमाज में हो चाहे इसमें हो। और ये गज केसरी का निर्माण में एक बात बता दूं, जितने भी निर्माण 300 योगा है, ये योगा केवल लग्न कुंडली में नहीं लगता है। आप ये इसको आप यदि नमाज में भी लग रहा है
तो भी आपका गज केसरी योग का निर्माण, सारे योगों का निर्माण हो रहा है, जितने भी टाइप के योगा जो ग्रहों से बताया गया, और वही योगा आपको चलित कुंडली में देखना पड़ेगा। पहले आप तो चलित कुंडली से क्रॉस चेक करो कि मेरे गज केसरी योग बन रहा। लग्न कुंडली में गज केसरी योग नहीं बन रहा है, चलित कुंडली में गज केसरी योग बन गया। फर्क इतना ही पड़ेगा, मान लो लग्न कुंडली में भी गज केसरी योग बन रहा हो, चलित कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, वो प्रारंभ से आपको रिजल्ट देना चालू कर देगा गज केसरी योग का, ठीक है ना। मगर लग्न कुंडली में गज केसरी योग नहीं बन रहा और चलित कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, तो आपको जीवन में आधा गज केसरी योग का जो 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 निर्माण हुआ है ना, चलित कुंडली में जाके वो आधा आपको मिलेगा। मतलब उसकी जो जो पार्ट हो जाएंगे ना, आधे पार्ट कोई मतलब नहीं, 50% रिजल्ट मिलेगा गज केसरी योग का। मगर लग्न कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, मगर यहाँ नहीं बन रहा चलित कुंडली में, तो आपको कुछ भी नहीं मिलना है। तो आप इस चीज को लॉजिकली थोड़ा सा समझो, नक्षत्र को लियो। अरे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे जोशी आप उप नक्षत्र भी ले लेते, उप नक्षत्र क्यों नहीं लेऊंगा मैं, क्यों नहीं लेऊं? क्या केपी का ठेका ले रखा क्या, पेटेंट करा का रखा हुआ क्या? जो तो मैं केपी भी करता हूँ, ईपीएससी करता हूँ, 4 स्टेप से जो भी करना, नाड़ी आड़ी सब करता हूँ मैं, उसका ही निचोड़ में आपको बता रहा हूँ। क्यों करता हूँ मैं वैदिक में, उप नक्षत्र तक मैं लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है टाइम रेक्टिफिकेशन करना आता है, इसलिए कर कुरा के दे देता हूँ, उसको वैदिक में लगा लेता हूँ। अन्यास में केपी न्यू अन्यास लेता हूँ। याद रखिए केपी न्यू अन्यास लहरी में लीजिए, और जो नोड ले रहे हो वैदिक में वो आप मीन ही रखना, ट्रू मत करना। वो केपी में यदि काम कर रहे हो तो ट्रू नोड करके केपी अन्यास ही रहने देना, केपी न्यू अन्यास। आप आपका पारस्टर का सॉफ्टवेयर केपी न्यू अन्यास सेट कर लीजिए लहरी की जगह, और वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। वो क्या है रहेगा कि अन्यास चेंज करेंगे तो दशा महादशा जो प्रत्यंतर दशा का जो पीरियड है ना, जहाँ घटना घटित हो रही वो आपको 2-4 दिन आगे पीछे मिलेगी। मगर लहरी के लोगे आप अन्यास, तो लहरी के अन्यास आपको 1.5 महीने पहले घटना घटित हो जाती है, जब जाके वो आपको आज के दिन बताएगा कि 1.5 महीने पहले घटना घटित हो गई, वो आप आज बता रहा। इसलिए आप केपी न्यू अन्यास यूज करिए, और वैदिक में पारस्पर सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर वैदिक का लेते हो उसमें मीन नोड रखी है, राहु केतु का मीन नोड रखी है। तो गज केसरी का ये बता रहा मैं, जो बताया आपको। तो गज केसरी क्या कैसे बनता है, क्या रिजल्ट देता है, तो वो डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या नक्षत्र ले रखा है। अच्छा, किन किन भावों के स्वामी है, एक उस पर भी डिपेंड करा। यदि गज केसरी का निर्माण हो रहा है ना आपका, उन भावों को उठा देगा गज केसरी, उनके कारक तत्व को, भावों को तो क्या, उनके कारक तत्व को उठा। अच्छा, एक बार बताऊँ मैं, आज सूर्य ग्रहण हो, बस अब 2:21 में होने वाला, अभी 2 हो गया ना, ग्रहण चालू हो गया। तो ग्रहण में मैं अभी बात कर लेता हूँ, चलो याद आ ही गया। कर्क लग्न भी चल रहा है, अभी कर्क लग्न चल रहा है, और आज चंद्रमा मीन राशि में, तो चंद्रमा मीन राशि में यानी कि 9th हाउस में। ओके, 9th हाउस यानी कि आपका चंद्र है ना, आपका कर्क लग्न है, आपका तीसरा भाव एक्टिव है कम्युनिकेशन का, या इस लग्न का यदि मैं अपने आप को गिनूँ तो 7वां भाव गिनूँ तो मेरा तीसरा, इसलिए कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तीसरा भाव मेरा एक्टिव है। तो सूर्य ग्रहण जहाँ जिस राशि में हो रहा है वो मीन राशि है। मीन राशि के जो शुभ वाले कारक तत्व है उनमें थोड़ी कमी रहेगी, कुछ उसमें थोड़ा डिस्ट्रॉय होंगे, वो थोड़ा नष्ट होंगे। एक तो ये जनरल सभी के लोगों के लिए। अब मीन राशि में क्या क्या अच्छे काम होते हैं हमारे, धार्मिक कार्य भी, किसी को मोक्ष राशि है, धार्मिक कार्य भी होते हैं, सहन सुख भी होता है, जो मैरिटल लाइफ होता है, जो उसके जो शुभ कारक तत्व है
उसमें थोड़ी कमी आएगी। दूसरी चीज़ है, अब आपके किन हाउस आपका लग्न कौन सा है, कौन से हाउस में आपका, मान लो किसी का सी लग्न है, इसका सी लग्न है और उसके 8वें भाव में ग्रहण हो रहा है, तो 8वें भाव के खराब वो जो है उसके रिजल्ट, उसको छेड़ाछेड़ी नहीं करेगा ग्रहण। उसके जो 8वें भाव के शुभ वाले कारक तत्व तो उनको छेड़ाछेड़ी करेगा। 8वें भाव के लॉन्जिविटी, आठवें भाव में जाके सर्जरी कर रखवा देगा वो, जिसके 8वें भाव में हो रहा है, या तो करवा दी 15 दिन पहले, 15 दिन बाद में रखवा देगा सी लग्न वालों का। यदि किसी के 5वें भाव में जा रहा है तो संतान संबंधी उनके स्वास्थ्य वीक हो जाएगा बच्चों का। 5वां भाव शेयर मार्केट में नहीं काम करना है इस समय में। 5वां भाव इसी का होता है, स्टॉक मार्केट का, जिसके 5वें भाव में हो रहा है ना। 5वां भाव किसका होगा? 8, 9, 10, 11, 12, ये वृश्चिक लग्न वालों का। वृश्चिक लग्न वाले आप जो लपेटे में मत आना अभी, वो कम से कम 4 तारीख बाद तो लपेटे में आना ही मत शेयर मार्केट के। 5वें भाव में जाके हो रहा हो सूर्य ग्रहण, इन 15-20 दिन का तो विशेष करके ध्यान रखना। क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव सही बात बताओ में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं ना, गोचर कर चुके वैसे मीन राशि में, तो जो रिजल्ट देने हैं वो शनि महाराज ही रिजल्ट देने हैं। इसलिए आप तो वृश्चिक लग्न वाले कम से कम अभी स्टॉक मार्केट से दूर रहिए। ऐसे ही आप हर लग्न के हिसाब से देखिए कि मेरे किस जगह पे हुआ, यहाँ के शुभ कारक तत्व मुझे क्या प्राप्त हुए प्रैक्टिकल तौर पे, और थ्योरेटिकल पे एस्ट्रोलॉजिकल क्या कारक तत्व है। तो आपको तो ऑब्जर्व करो कि भाई सूर्य ग्रहण के 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक मेरे को कुछ ऐसा हुआ क्या। जैसे 9th हाउस में किसी का हो रहा है तो फादर का हेल्थ इशू आ जाता है, हार्ट अटैक आना, नर्वस ब्रेन स्ट्रोक हो जाना। ये कर्क लग्न वालों को होगा, पिता के लिए खराब है। कर्क लग्न वालों का सूर्य ग्रहण उनके पिता के लिए खराब है, उनके साले जी के लिए खराब है, उनकी वाइफ के, छोटे भाई के, और खुद जाता कि छोटे भाई के वाइफ के लिए खराब है। तो ग्रहण जहाँ होता है वहाँ के कारक तत्व तो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, तो आपको नेचुरल जोड़ी का कारक तत्व देख लीजिए, है ना, उसके खराब होंगे सही, वो तो सभी लोगों पे लागू होता है। मगर वो जब लागू होता है कि जब आपके वास्तव में वहाँ वीकनेस है, कहाँ पे? मीन राशि में, या मीन राशि में आपके यदि वहाँ पे अष्टक वर्ग में रेखा बिंदु वगैरह जो भी कम मिल रहे हैं, तो वहाँ के कारक तत्व ज़्यादा असर करेगा। तो आप इस तरह से कर्क लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं है, उनके पिता के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि ये 2.5 साल जो रहेंगे कर्क लग्न वालों के 2.5 साल रहेंगे, ये अच्छे मेरे को अच्छे नहीं दिख रहे शनि महाराज के गोचर। जनरल बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जैसे कि मैं बताऊँ कि जैसे मीन राशि है, कर्क लग्न वालों की क्यों बात कर रहा हूँ। अब शनि महाराज ने अभी गुरु का नक्षत्र ले रखा है, ठीक है ना। अब कर्क लग्न में गुरु सत्सेस हो गया और भाग्येश भी हो गया। अब गुरु कहाँ ट्रांजिट कर जाएगा? मिथुन राशि में। तो क्या कनेक्शन जुड़ गया? 12वें भाव का जुड़ गया।
तो क्या हो गया, 6 12 9, और यदि 3 1 जुड़ जाएगा और दिक्कत। और गुरु मंगल ने नक्षत्र पकड़ लिया मंगल का, तो लग्न में मंगल ट्रांजिट करेगा कर्क लग्न वालों का, और शनि आपके 9th हाउस में। आपका ब्रेन का ध्यान रखना, थोड़ा सा कम गुस्सा करना। कर्क लग्न वाले, कर्क राशि वाले, गुस्सा कम रखना, ब्लास्ट नहीं होना। क्योंकि मंगल भी माँ गुरु का नक्षत्र पकड़ेगा। वो थोड़ा समय रहेगा शांत हो। वो जैसे शनि का नक्षत्र पकड़ा मंगल ने, सब ब्लास्ट हो जाएगा। और ये आप ये देख लेना, आप 20 अप्रैल के बाद ज़्यादा तबाही शुरू हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में। प्राकृतिक आपदाएं होना, ये युद्ध वगैरह, ये फाइनेंशियल स्कैम होना, लोगों के साथ चीटिंग होना, रोड एक्सीडेंट, ये बहुत बढ़ जाएंगे। आप खुद देखो, एक तो क्या है, हम नॉर्मल हम अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं कि भाई इतना कोई ज़्यादा सुनने में नहीं आ रहा, सब शांत है। मगर उस समय काल में आपको आप खुद जैसे कोरोना वायरस आया था ना, तो शुरू में हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। मगर जब जब लोग मरने लगे ना, एक भय पैदा हो गया, भय। और बाद में भी फिर हम लोगों को वो पेटेंट गोली, आजकल तो बाजार वालों को वायरस के आते हैं सिम्टम, लोगों को आते हैं, ले आओ गोली, वो दवा आजकल वही देते हैं, कोरोना की दवाई दे रहे बुखार में। आपको 5 दिन का बुखार आया है तो वही देते हैं कोरोना की, उसी से ठीक हो रहे। नहीं तो आपको जुकाम 1 महीने तक नहीं जा रहा, 1 महीने तक खांसी नहीं जा रही लोगों की। ये क्या है, वायरस का प्रकोप है। राहु ने गुरु का नक्षत्र पकड़ रखा, तो ये वायरस का प्रकोप है। तो गोचर का जो ये अपने गज केसरी योग का जो है, ऐसे ही हम लोग लक्ष्मी योग, अर्ध चंद्राकार योग क्या होता है ना, सर्प योग क्या होता है, वास्तव में काल सर्प योग क्या होता है। काल सर्प में बहुत भ्रांतियां है, मैं बता देता हूँ। चलो, काल सर्प की बात आ गई, फिर अगले वीडियो में मुझे याद रहे या नहीं रहे मैं बता ही देता हूँ। मैंने काल सर्प की, मैं नाम बोल रहा हूँ राइटर की, मैडम की, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो राइटर है, बहुत अच्छी है वो। मेरे अंदाज से 600-700 पेज की होगी वो, विशेष काल सर्प पे ही किताब है। उसके अंदर विशेष करके लिखा, मान लो लग्न में राहु बैठ गया और 7वें भाव में केतु बैठ गया, वो 1 से लगा के 6 भावों में सारे ग्रह आ गए, ये पूर्ण कालसर्प योग है। मगर मैं इसको पूर्ण कालसर्प योग नहीं मानता हूं। मेष राशि में राहु बैठा हुआ है और 7म भाव तुला राशि में केतु बैठा हुआ है। मैं सबसे पहले राहु की डिग्री देखूंगा और शुक्र की डिग्री देखूंगा। मैं राहु की डिग्री देखूंगा और शुक्र की डिग्री देखूंगा, सॉरी, मैं मंगल की डिग्री देखूंगा और राहु की डिग्री देखूंगा। मैं राहु की डिग्री देखूंगा और शुक्र की डिग्री देखूंगा। यदि राहु मंगल हो या शुक्र में से किसी का राहु से डिग्री डिफरेंस 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर है, तो आपको पूर्ण काल सर्प योग है।
आप काल सर्प की पूजा नारायण बलि नाग बलि पूजा करवाइए, पितृदोष की पूजा कराइए। काल सर्प पूजा तो हो जाएगी, वो तो बाद में उसके साथ में हो जाती है, नारायण बलि नाग बलि के साथ में। या मंगल मेष राशि में राहु बैठा हुआ और वहां मंगल आ जाए तो भी पूर्ण काल सर्प योग होगा। मगर शर्त ये है कि यहाँ पे युति में आपका राहु की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए और मंगल की डिग्री कम होनी चाहिए। और ये नियम वहाँ भी लागू होगा कि राहु मान लो मंगल कहीं छठे आठवें भाव में बैठा हुआ है, उसकी डिग्री मान लो कि राहु की डिग्री से ज़्यादा है, तो फिर वो काल सर्प नहीं होगा। मतलब 3 डिग्री 20 मिनट आगे पीछे तो चलेगा, पर वो ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा तो फिर वो काल सर्प योग ही नहीं होगा। तो इनका यदि कंजक्शन हो, यदि राहु की डिग्री मंगल की डिग्री से नज़दीक हो 3 डिग्री 20 मिनट, या शुक्र की डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट हो, तो ये काल सर्प योग पूर्ण हो। दोनों में से एक शर्त है, मंगल या शुक्र में से, या दोनों कंजक्शन में हो, वो डिग्री डिफरेंस थोड़ा सा गैप हो, मगर नक्षत्र स्वामी एक हो। नक्षत्र स्वामी एक हो तो पूर्ण काल सर्प योग होगा। इसकी रेमेडीज मैं बता देता हूँ। ये काल सर्प योग है, लग्न में राहु आया है, वैसे ही काल वो तो पितृदोष है। तो ऐसे योग में दुनिया में एक ही रेमेडीज है, शिव आराधना, विष्णु आराधना। मगर हम उसको तंत्र विद्या में लेके जाते हैं, तंत्र मंत्र विद्या में लेके जाते हैं। तो मंत्र विद्या और तंत्र विद्या दोनों ही त्र्यंबकेश्वर में नारायण बलि नाग बलि होती है, 3 दिन की पितृदोष की पूजा होती है। उसमें मंत्र भी है, वो तंत्र भी है। वो पुतला वगैरह बनाते हैं, नाग का, आदमी का, जो भी बनाते हैं, उसमें प्राण डालते हैं, फिर उनका दाह संस्कार करते हैं, वो तंत्र क्रिया, वो मंत्रों से उच्चारण करते हैं। तो मंत्र और तंत्र दोनों नारायण बलि नाग बलि में ही मिलेगा आपको। बाकी का तो आप पितृदोष की शांति करवाओगे तो आप तो त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लीजिए। तो करवाना है तो आप नारायण बलि नाग बलि करवाइए। फिर उसी दिन काल सर्प का एक अलग से पूजा होती है, तीसरे रोज ही 1 घंटे 1.5 घंटे की होती है, हवन वगैरह होता है, उस समय में वो आपका काल सर्प भी करवा लीजिए। तो काल सर्प के एक्चुअली लोगों ने अर्ध बोले कि काल सर्प भंग हो गया, अरे साहब काल सर्प में आ गया। अरे काल सर्प में क्या आ गया, मैं कह रहा हूँ कि आपकी राहु की डिग्री 18 डिग्री, शुक्र पता नहीं कहाँ बैठा हुआ उल्टा सीधा राहु से, राहु की 18 डिग्री और शुक्र की 19 डिग्री, ये क्लोज कंजक्शन में हो गए। मायावी ऐसे आदमी क्या करेंगे, शौकीन, विशेष करके लड़कियों का या प्रेम के, एक तो माया, तो शुक्र तो माया धन है ही है, शौकीन, शराब का शौकीन, ये वो क्या कहते थे, वो नवाबी शौक। राहु शुक्र वाले नवाबी जीवन जीते, नवाबी शौक एक कोई गलत होता है और उसको छोड़िए, मगर हाँ नवाब होते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको है ना डिग्री, नक्षत्र चरण स्वामी, उप नक्षत्र, तो मैं बात कर रहा था तो केपी वाले के बोल रहे थे कि क्यों आप ये वैदिक में काम है। अरे हम लोग दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राणादशा तक काम कर रहे हैं वैदिक में।
तो चंद्र की दशा क्या हुई, चंद्रमा से निकालेंगे। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसकी दशा रहेगी, जब उसका उप नक्षत्र होगा तो अंतर दशा रहेगी, उसके उप नक्षत्र से हम प्रतंत्र दशा देखेंगे। और देखेंगे कहाँ से, उनसे तो देखेंगे चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, सूक्ष्म प्राणा, इसे तो दशा देखेंगे। जब दशा को मैंने, आप लोग केपी में तो टोटली विषमत्री दशा ले रहे हैं, हम वैदिक में तो 10 दशा है, टोटल 48 दशा है। 3 मैंने खुद की रिसर्च की हुई है न्यूमरोलॉजी के आधार पर, और भी कोई बेसिक का आधार है उसका। तो करीबन 50-52 तो ये दशाएं विधि की पड़ी हुई, कोई लगाओ ना, क्यों विषमत्री नहीं लगा रहे? मैंने लगाई आपकी केपी एस्ट्रोलॉजी में, योगिनी दशा लगाई, बहुत जबरदस्त काम करती है। अष्टोंतरी दशा भी लगा के देखी, कौन कहता कि नहीं केपी में नहीं लगती विषमत्री अष्टोंतरी नहीं, फलाना, लगा के तो देखो। तो ये क्या सीखने वाली बात है? कोई भी ज्योतिष करो, एक दूसरे, ये सब अपने, ये वैदिक कह रहे हैं इसको, ठीक है, वैदिक है ये वेदों काल से आई, सब सारी इन चीज़ों से निकली हुई सारी एस्ट्रोलॉजी, चाहे नाड़ी हो, कुछ भी हो, लाल किताब हो, कुछ भी हो। तो ज्योतिष का करो आप, मगर बिना लॉजिक के मत करो। और आपने जीवन में प्रैक्टिकल में क्या पाया, किताबों को छोड़ दो, किताबों में क्या लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। मेरे पास 4500 किताबें पढ़ी हुई लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी मेरे पास ज्योतिष की, 5 लाख 6 लाख रुपए की मेरे पास लाइब्रेरी है, कुछ भी नहीं लिखा है, सब पढ़ ली मैंने। उसके अंदर जो फलादेश किए गए थे वो द्वापर युग तक ठीक थे, वो कलयुग तक, ये अंग्रेजों तक भी ठीक थे। ये देश आजाद हुआ ना, ये उपाय भी बदल गए, उपाय काम करने ही बंद हो गए। बाकी पहले उपाय बहुत अच्छे रेमेडीज काम करती थी। तो आप तो कोई भी चीज़ हो तो पूछना चाहो पूछिए, मैं बताने की कोशिश करूँ। ठीक है, धन्यवाद।